अगर वो हाँ जी बोलो। अगर वो शॉर्ट रेंज है तो फिर वो आइसोट्रॉपिक कैसे होगा? शॉर्ट रेंज है तो पॉसिबिलिटी है ना कि नेक्स्ट लेवल पे सिमिलर पैटर्न जो है वो रिपीट हो जाए। यहाँ पर कैटायन के बाद कैटायन ही होगा, एटम के बाद एक डिफरेंट एटम ही होगा, लेकिन वहां पर पॉसिबिलिटी है कि दूसरी प्रॉपर्टी अरेंज हो जाए। तो आइसोट्रॉपी और एनआइसोट्रॉपी कोई श्योर प्रॉपर्टीज नहीं होती, बट एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, इसलिए इसको पूछा जाता है। और हाँ ये ओके सर। सर मेरे को आइस के बारे में पूछना था कि आइस क्रिस्टल होता है, मतलब कि इधर लिखा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिस्टल्स में आता है आइस, तो फिर वो अमॉर्फस क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो लिक्विड से ही बना है। सारे लिक्विड से बने हैं। आपके पास सभी सब्सटेंसेस अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर पे सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं। जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर है, जहां पे एक रेगुलरिटी इन अरेंजमेंट है उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, और जहां पे रेगुलरिटी इन अरेंजमेंट नहीं है उसे अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। तो तो सॉलिड और लिक्विड का तो कोई कंसर्न नहीं है ना उसमें। तो आइस में रेगुलरिटी होती है? रेगुलरिटी होती है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है, एक परफेक्ट ऑर्डर्ड वे में वाटर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। सर और इधर पेज नंबर 75 पे फेसेस और फॉर्म समझ नहीं आया क्रिस्टल वाले टॉपिक में। पेज नंबर 75 पर। क्रिस्टल वाला जो टॉपिक है हाँ हाँ। उस पे फेसेस और फॉर्म समझ नहीं आए। The surface is usually planar arranged on a definite plane, which bound or crystal are called faces. Faces वही है हमारे पास। आपके पास कभी वो टॉप वाला फेस है या साइड वाला फेस है, दैट इज कॉल्ड अ फेस। अ क्यूब इज मेड अप ऑफ 6 फेसेस। तो उनके किसी के फेस एक जैसे होते हैं, किसी के फेस डिफरेंट हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में क्या है। ओके। और और ये सारे फेसेस मिलाकर एक फॉर्म बनाते हैं, क्यूबिक फॉर्म बनेगी, सिंपल क्यूबिक बनेगी, बॉडी सेंटर बनेगी, उसे फॉर्म कहा गया। और फॉर्म वाले में इंटरफेशियल एंगल क्या है? इंटरफेशियल एंगल का मतलब है दो फेसेस के बीच का एंगल, जिसे अल्फा बीटा गामा लिखा था हमने, दैट इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल। जी, बस इतना ही था। ठीक है आर्ची। सर मेरा एक डाउट था क्रिस्टलाइन सॉलिड में, इसमें एक लाइन लिखी हुई थी, द इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। वो तो एनाइसोट्रॉपी है ना, एनाइसोट्रॉपी। क्रिस्टलाइन बट सर, सॉलिड्स हैव एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। यस सर, बट सर लाइक डिफरेंट प्लेन में भी उनकी लाइक डिफरेंट प्रॉपर्टीज काउंट होंगी। डिफरेंट प्लेन का मतलब है एक कैटायनिक प्लेन है, एक एनायनिक प्लेन है, एक ऑल्टरनेट प्लेन है। ओके सर। हाँ जी। एंड सर जो ये एनाइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि ये सब में होगी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के? नहीं, आपके पास एनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। एनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी जो है वो फिजिकल ऑब्जर्वेशन है कि सॉलिड्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए इन प्रॉपर्टीज को यूज किया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनकी वजह से ये हर एक जगह ही होंगी, हो सकता है किसी में हो और किसी में ना हो, पर जिस प्रॉपर्टी को हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी है। ओके सर। एंड सर ये कोवेलेंट क्रिस्टल्स में लाइन लिखी हुई थी, द कोवेलेंट बॉन्डिंग एक्सटेंड्स थ्रू आउट द क्रिस्टल्स इन स्पेशल डायरेक्शन एंड हैज नो मॉलिक्यूल्स इन द कन्वेंशनल सेंस। फिर ये राइट। समझ नहीं आया। उसकी वजह क्या है कि बहुत सारे बच्चे कोवलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड को मिक्स कर देते हैं, जैसे हमने किया। और लेट से हमने ये एक बॉक्स ले लेते हैं। हमने कहा हमारे पास ये एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में हमारे पास यहाँ पर क्रिस्टल पे कोई लैटिस पॉइंट है जिन्हें आप कॉर्नर्स कह रहे हो। मॉलिक्यूलर सॉलिड में यहाँ पर पूरा एक वाटर मॉलिक्यूल है या पूरा एक CCl4 मॉलिक्यूल है, पर एटॉमिक सॉलिड्स में, कोवेलेंट सॉलिड्स में ये कार्बन है, ये कार्बन है, जिनके बीच में कोवेलेंट नेटवर्क है। तो आपके पास कोवेलेंट सॉलिड्स आर नेटवर्क सॉलिड्स वेयर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स आर देयर, वेयर एज कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जहां पर होते हैं उसे मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड है।
हाँ जी आरची, ओके सर। समझ आया या नहीं आया, खाली ओके हो गया? सर थोड़ा बहुत समझ आया। क्या कंफ्यूजन है? सर कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लाइक एक क्रिस्टल में वो स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स उनके आसपास भी पड़े हुए हैं, तो उनकी कोई कन्वेंशनल सेंस क्यों नहीं है? लाइक अगर वो अरेंजमेंट में होंगे ही नहीं। कन्वेंशनल सेंस का मतलब है कि आप कोवेलेंट सॉलिड्स, कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हो, कोवेलेंट सॉलिड्स नहीं बोलते हो। जब आपसे कोवेलेंट कहा जाता है तो आपके माइंड में वाटर, CCl4, बेंजीन जैसे मॉलिक्यूल आते हैं, जहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर आपस में एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं। लेकिन उस मॉलिक्यूल के बाहर, वाटर के बाहर वंडरवॉल फोर्सेस हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। CCl4 के बाहर वंडरवॉल फोर्सेस हैं। यहाँ कह रहे हैं कन्वेंशनल सेंस के हिसाब से यहाँ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स हैं जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं। ओके सर, ठीक है। हाँ जी। एंड सर एक मेटालिक क्रिस्टल्स में डाउट था कि इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल क्लाउड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन माइग्रेट थ्रू द क्रिस्टल लैटिस। तो सर लाइक सॉलिड्स में ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे माइग्रेट करेंगे? मेटालिक में होगा ना, मेटालिक में लिखा है ना ये। यस सर। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन सी मॉडल लगता है ना। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहता है जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली अवेलेबल है, इसीलिए तो मेटल बेस्ट कंडक्टर है। आयंस नहीं है ना, आयंस होते तो आयनिक सॉलिड्स कैन नॉट मूव। आयंस आर हैवियर ऑब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री मोबाइल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए तो मेटल लस्टर शो करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। यही वजह है कि मेटल्स में एक यूनिक फीचर होता है जो नॉर्मल बॉन्डिंग से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ओके सर। हाँ जी, ओके, चलिए। Yes. यश गुप्ता पूछिए। सर जो एनाइसोट्रॉपी है वो मतलब स्पेसिफिक सॉरी थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह ये सारी प्रॉपर्टीज का कलेक्टिव नेम है या हर एक प्रॉपर्टी एनाइसोट्रॉपी का? नहीं नहीं, एनाइसोट्रॉपी का मतलब हम एक फिजिकल प्रॉपर्टी, थर्मल कंडक्टिविटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं अलग अलग प्लेन पे वो अलग अलग अपीयर होगी। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एनाइसोट्रॉपी। Property of a solid to show different property in a different plane is said to be anisotropy. ओके सर। यक्षा, सर एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में एक लाइन लिखी थी कि दे सबलाइन एज बॉन्डिंग इज वेरी पुअर। इसका राइट, मतलब पहले तो बस स्पेलिंग ठीक कर लेंगे। सबलाइम है वो, सब्लिमेशन है, एन नहीं है, एम है। हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जैसा अभी आर्ची डिस्कस कर रही थी, वहां पर मॉलिक्यूल्स होते हैं और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। जब वीकर फोर्सेस होंगी तो वो आसानी से एस्केप करेंगे। यही कारण है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कार्डाइस कहते हैं, ड्राई आइस, जिसके वेपर जल्दी बन जाते हैं। तो जो भी मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं वो सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। आप आइस घर में रखते हो, उसके ऊपर भी बर्फ के वेपर से बने होते हैं, बिकॉज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैव वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, so they exhibit the property of sublimation. यस सर, और एक मेटालिक क्रिस्टल का सर कोई एग्जांपल? All metals, sodium, potassium, iron, tungsten, all metals, they have metallic crystal. ओके यस सर। हाँ जी, हर्षिता। सर सूडो सॉलिड्स क्या होता है? सूडो सॉलिड्स मतलब वो सब्सटेंसेस जो एक कॉमन मैन के लिए सॉलिड फॉर्म में हैं, बट उसमें सर्टेन लिक्विड की प्रॉपर्टीज है। सूडो सॉलिड मेनली ग्लास को बोला जाता है, क्योंकि आपके पास जो ओल्ड विंडो पेन्स होते हैं वो फ्लूइडिटी की वजह से सेंटर से पतले और सराउंडिंग से मोटे हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टी कैल्शियम कार्बोनेट में, मार्बल में देखने को नहीं मिलती। ये प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड्स में, मेटल्स में, मेटालिक क्रिस्टल्स में देखने को नहीं मिलती। क्रिस्टलाइन सॉलिड डज नॉट शो सच प्रॉपर्टी। आयरन के कॉर्नर्स को आप पिघलाकर सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी के कारण गुला कर सकते हो। आयरन को नहीं, ग्लास को, सॉरी। तो ग्लास में ये प्रॉपर्टी क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि वो एक्चुअली सुपर कूल लिक्विड है, इसलिए उसे सूडो सॉलिड कहा जाता है। ओके सर। हमारे पास जो प्रॉपर्टी पूछी अर्शिता ने,
आप सभी को पता होना चाहिए 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ग्लास की जो उसे सूडो सॉलिड में क्लासिफाई करती हैं, या हम कॉमनली उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो लिक्विड कैसा है। एक, ओल्ड विंडो पेन्स के ग्लासेस बीच से पतले और सराउंडिंग से मोटे हो जाते हैं। कारण क्या है? लगातार शीशा खड़ा है, कई साल हो गए हैं, दशक हो गए हैं, तो बीच से वो धीरे धीरे फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी के कारण बीच से पतला और सराउंडिंग से मोटा हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर शीशा लगातार धूप के अराउंड रहता है तो रेगुलर मेल्टिंग और फ्रीजिंग चलती रहती है, तो धीरे धीरे उसमें हेजीनेस क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हेजीनेस मींस उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म कन्वर्ट होना। तो आपके पास वो एमॉर्फस सॉलिड से क्रिस्टलाइन की तरफ जाता है, ये कॉमन ऑब्जर्वेंसेस है, और कॉर्नर्स का राउंड ऑफ हो जाना, राइट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसे सूडो सॉलिड में क्लासिफाई करती है। ओके अर्चिता, और कुछ रह गया? सर एक और है सर, प्लाइबल क्या होता है? यहाँ पे प्लाइबल लिखा है, प्लाइबल का शायद प्लाइबल मतलब, होना स्पेलिंग गलत है, प्लाइबल ही है, PLIABLE है, इजीली बेंड हो जाना। ये भी ग्लास की प्रॉपर्टी है ना? अगर आप ग्लास की मेकिंग या ग्लास की ऑर्नामेंट्स का कोई वीडियो देखें, आपने कोई देखा हो कि एस्थेटिक्स के लिए या डेकोरेटिव आइटम्स को कैसे तैयार किया जाता है, तो आप देखेंगे वो हीट ट्रीटमेंट देते हैं और वो बिल्कुल पानी जैसा हो जाता है और सॉलिड जेल जैसा रहता है। उसको जहां टर्न करते हो वहां पे टर्न हो जाता है और बाद में सॉलिडिफाई हो जाता है। So that is what pliable is all about. ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, लवन्या बोलिए। सर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ट्रांजिशन चेंज लिखा था, वो समझ नहीं आया। मतलब कौन सी लाइन में, कहाँ पर है, कौन से पेज पे? पेज नंबर पहले पे, ये 72 पे, ओके, लास्ट लाइन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, बाय चेंज इन कंडीशंस वन क्रिस्टलाइन फ्रॉम में चेंज। अच्छा, ओके बेटा, वो यही है कि आपके पास एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अगर ऑर्थोरोम्बिक है, आपने उसे हीट ट्रीटमेंट दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को एनर्जी मिली और वो डिसअरेंज हो गए, अरेंजमेंट चेंज हो गया। अब वो ऑर्थोरोम्बिक से हो सकता है टेट्रागोनल में चला जाए या ऑर्थोरोम्बिक से मोनोक्लिनिक में चला जाए, जैसा सल्फर में होता है। आपने सुना होगा येलो कलर के सल्फर के एसिड क्रिस्टल होते हैं, लो टेम्परेचर पे वो ऑर्थोरोम्बिक होते हैं और हाई टेम्परेचर पे वो मोनोक्लिनिक हो जाते हैं। तो ऑर्थोरोम्बिक से मोनोक्लिनिक का ट्रांसफॉर्मेशन, उसे ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन फिनोमेना कह देते हैं, राइट। अब जो लवन्या ने क्वेश्चन पूछा है, ये भी एक बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके पास क्या सेम सब्सटेंस एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट में एग्जिस्ट कर सकता है? आंसर है यस। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर, कंडीशन ऑफ सॉलिडिफिकेशन। तो हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं जो प्रैक्टिकली देखे जाते हैं, क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़े। तो आप जब एक सॉलिड को हीट ट्रीटमेंट देते हो, अलग अलग टेम्परेचर, प्रेशर पे उसे मोल्ड होने की कैपेसिटी देते हो, तो वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन होना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाना। हाँ जी, नेक्स्ट लवन्या। शार्प मेल्टिंग पॉइंट समझ नहीं आया। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जैसा शाश्वत ने भी पूछा था स्टार्टिंग में, शार्प मेल्टिंग पॉइंट मींस अब्रप्टली मेल्ट हो जाना। सारे के सारे सॉलिड में हर लेयर में एक जैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जब उसे हीट देते हो तो पूरा सॉलिड सडनली अब्रप्टली मेल्ट हो जाता है, राइट। और एक और, हीट्स ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है? हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड टू मोल्टन स्टेट। दैट्स ऑल। यश गुप्ता बोलिए। सर जैसे अभी हम ग्लास की बात कर रहे थे, तो उसमें ये चीज़, इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर सकते कि ग्लास पे ट्रेल्स बनते हैं जब हम उसे वाइप ऑफ करते हैं वाटर के। वाटर के ट्रेल्स बनने को हम ग्लास में सूडो सॉलिड क्यों कहेंगे? वो ट्रेल्स तो मार्बल पे भी बन जाते हैं। मतलब सर ग्लास तो कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा स्मूथ होता है ना, तो फिर बाकियों में तो एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए और इस पे ट्रेल्स बनने चाहिए सिर्फ। नहीं, वो तो सॉलिड होने के कारण वो फिनोमेना उसमें है, तो आपके पास बाकी सब में भी वो बनते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी उसमें इंक्लूड होती है, मैं ऐसा नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कोई रीजन हो, आप सोच रहे हैं, कभी सोचा नहीं इसके बारे में। ओके सर। हाँ,
रिया बताइए। सर प्लाइबल का मतलब दोबारा बता दो। प्लायबल का मतलब है मोल्टन स्टेट में सेमी सॉलिड स्टेट में आना और किसी भी फॉर्म में उसको बेंड कर पाना, राइट। अगर आपने एक ग्लास का आर्टिकल लिया, ये लेड से ग्लास बना दिया, हमने इसको हीट दी और ये सॉफ्ट हो गया, फिर हमने यहां से इसको खींच दिया, एज अ रिजल्ट ये अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट हो गया। आपने देखा होगा ग्लास के बने हुए मार्केट में बहुत सारे डिजाइनर आर्टिकल्स आते हैं। वो डिजाइनर आर्टिकल्स में कहीं से कोई टेंटेकल बड़ा हुआ है, कहीं से कोई फिंगर प्रोजेक्शन दिखाई गई है। वो इसलिए हो पा रही है बिकॉज ऑफ एमॉर्फस प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास, कि वो सुपर कूल्ड लिक्विड है और वो आसानी से बेंड हो सकता है किसी भी साइड पर। हाँ जी शाश्वत। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि एक ग्लास की भी क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, तो हम कह सकते हैं कि ग्लास की हर एक क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं होती, ग्लास को क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, हाँ मतलब कि कन्वर्ट किया जा सकता है, तो तब वैसे वो हर ग्लास नहीं कहलाएगा। जब ग्लास को क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो फिर वो ग्लास नहीं कहलाएगा, वो क्रिस्टोबलाइट या क्वार्ट्ज कहलाएगा। तो फिर ऐसे हर अमॉर्फस को कर सकते हैं हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन देखनी पड़ती है कि क्या लैब में, क्या इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में वो पॉसिबल है या नहीं। मैंने लास्ट क्लास में नोट डाल के लिखवाया था कि किसी भी क्रिस्टलाइन को एमॉर्फस, एमॉर्फस को क्रिस्टलाइन कन्वर्ट किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कूलिंग ट्रीटमेंट। अगर आप मोल्टन स्टेट को स्लो ग्रेजुअल कूलिंग देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है क्रिस्टलाइन में, और उसे रैपिड एब्रप्ट कूलिंग देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है एमॉर्फस में। डायमंड क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कोक हाँ की? जी, डायमंड जो होता है वो कोक की क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है? कोक की क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, इसीलिए कहते हैं कोयले की खदानों में हीरा मिलता है। ओके सर। क्योंकि कोल जो है वो सुपरफिशियल है, ऊपर है, हीरा जो है वो डेप्थ में है। उसको प्रेशर मिला, विद टाइम उसे हीट मिली, नीचे अर्थ से हीट आ रही है और उसकी ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। हाँ जी ओके यश सर। गुप्ता। सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे आप कह रहे थे ना कि ग्लासेस हेजी हो जाते हैं, हम्म। तो जनरली ऐसा होता है कि जब हम ज़्यादा देर मतलब ग्लास को वाइप आउट, डस्ट ऑफ नहीं करते तो वो जल्दी हेजी होता है, जबकि अगर हम रोज कर रहे हैं तो नहीं होते, ऐसा क्यों? वो तो आपके पास डस्ट बैठ गया, डस्ट के पार्टिकल बैठ गए, एक प्रेशर एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया, तो वहां पर हीट एब्जॉर्ब करके उस पर्टिकुलर पैच में हीट को ज्यादा देर तक वो रिटेन कर सकते हैं। अदरवाइज हीट की सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होनी है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है सर। हाँ जी सूर्यांश। सर कोक को लेबोरेटरी में बना सकते हैं डायमंड में? हाँ बेटा, सिंथेटिक डायमंड होते तो हैं, पर वो प्रेशर बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो वो उतने अच्छे तरीके से तैयार नहीं हो पाते जितने कि हम नेचर से पाते हैं। यस सर। राइट, इसीलिए आज जो भी साइंस ने डेवलपमेंट किया उसका हमारे को सामने दिखाई देता है। सिंथेटिक डायमंड आज बहुत बड़ी रेंज में प्रेजेंट हैं, और सिंथेटिक डायमंड की वजह यही है कि हमने सॉलिड स्टेट पे रिसर्च किया है। इंडिया में सबसे ज्यादा पीएचडी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पर है, राइट। इवन फिजिक्स वाले सॉलिड स्टेट पे रिसर्च करते हैं, पीएचडी डिग्रीज करते हैं, बिकॉज सॉलिड के कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं जो डे टू डे लाइफ में एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। पर हमें क्या करना पड़ता है, 12th में हमें लिमिटेड रखना पड़ता है, हमें अपने दायरे को वहां तक बांधना पड़ता है कि हम खो ना जाए चैप्टर में, उतनी चीजें पढ़ें जितने से अपना काम चल जाए। राइट। यस सर। राइट, चलिए स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक। और किसी का कोई डाउट रह गया? नहीं है, चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए, पैकिंग फ्रैक्शन, nearest neighbor distance and edge length. We are going to study relationship between nearest neighbor distance, edge length and packing fraction. तो सबसे पहले हम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस
is 2 times of nearest neighbor distance is 2 times of radius of sphere in elementary solids and sum total of radius of cation and anion in ionic solids. बेटा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या चीज है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एक सॉलिड को कॉम्पैक्ट फॉर्म में अवेलेबल है या नहीं, उसे स्टडी करने का तरीका है। जैसा कि टर्म खुद अपने आप में इलेबोरेट कर रही है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस सबसे क्लोज पड़ोसियों के बीच का डिस्टेंस, उसे हम 2 टाइम्स ऑफ आर लेते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ वन स्फीयर टू द सेंटर ऑफ अदर स्फीयर। तो उनके दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कहते हैं। एलिमेंट्री सॉलिड में सारे एटम सेम ही एलिमेंट के होंगे। अगर सोडियम का क्रिस्टल है तो सारे सोडियम एटम हैं, पोटाशियम का क्रिस्टल है तो सारे पोटाशियम एटम हैं, आयरन का क्रिस्टल है तो सारे आयरन के एटम्स हैं। लेकिन आयनिक सॉलिड में कैटायन को एनायन सराउंड करते हैं और एनायन को कैटायन सराउंड करते हैं, इसलिए नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन रहता है। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D is either 2 times of R और रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। हम पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हमसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जहां डायरेक्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन द गिवन सॉलिड। तो हमें करना क्या है? एलिमेंट्री सॉलिड होगा तो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर आयनिक होगा तो कैटायन और एनायन का सम टोटल करना है। फॉर्मूला फॉर्म में लिख लीजिए, स्टेटमेंट फॉर्म में तो लिख ही लिया आपने। लिखिए आगे पैकिंग फ्रैक्शन। Packing fraction is the ratio of volume occupied by atoms or constituent particles to the volume of unit cell. तो बेटा पैकिंग फ्रैक्शन क्या चीज है? पैकिंग फ्रैक्शन है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। हम क्योंकि सॉलिड स्टेट में मेनली क्यूब स्टडी करते हैं, तो हमारे लिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का मतलब होता है ए क्यूब। ए इज द एज लेंथ। अगर मेरे पास एक यूनिट सेल है, उसकी एज लेंथ की वैल्यू ए है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब, जो क्यूब का वॉल्यूम होता ही है। वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल और वन स्फीयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। हम पैकिंग फ्रैक्शन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो हमारे पास क्यूब होता है वो अलग डायमेंशन है और स्फीयर अलग है। आप स्फीयर्स को चाहकर भी यूनिफॉर्म डायरेक्शन में पूरा फिल नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक क्यूब बना हुआ है और स्फीयर्स को मिलाकर बना है, बॉल हैं, तो बॉल जैसे ही आपस में सर्कुलर शेप लेंगी, स्फेरिकल शेप लेंगी, तो बीच का स्पेस खाली रह जाएगा।
तो जिसे आप सॉलिड कहते हैं, जिसे आप कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट कहते हैं, वो प्रैक्टिकली कॉम्पैक्ट है या नहीं, उसे निकालने का तरीका पैकिंग फ्रैक्शन है. Z is the number of sphere in a unit cell और rank of unit cell. तो पैकिंग फ्रैक्शन हो गया कितने स्फेयर हैं Z, एक स्फेयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, और पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है A क्यूब. तो पैकिंग फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फेयर्स टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. नोट कीजिए, पर्पस समझना है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन हमें बताता है कि किसी एक सॉलिड में कितना स्पेस एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, राइट. हमने लिखा है पैकिंग फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. पैकिंग फ्रैक्शन का पैकिंग वर्ड क्या होता है? किसी चीज को पैक किया आपने, इकट्ठा किया है, तो टोटल का कितना हिस्सा एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है, उसे पैकिंग फ्रैक्शन कहा जाता है. ऑब्वियसली इट विल बी ए यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि दोनों तरफ वॉल्यूम है, डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम है, न्यूमरेटर में भी वॉल्यूम है. क्लियर? अब हम एक एक करके 3 क्यूबिक यूनिट सेल लेंगे जो डिटेल्ड स्टडी है हमारे सिलेबस में, है ना. तो सबसे पहला लिखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. सर अभी नोट भी किया था. कर लो जी. हाँ जी लवन्य बोलिए. सर रैंक ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? रैंक ऑफ यूनिट सेल होता है नंबर ऑफ स्फेयर इन अ गिवन यूनिट सेल. आपके पास नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो अलग अलग नंबर होता है ना. तो आपके पास एक यूनिट सेल में हमारे पास अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग टाइप के यूनिट सेल में. तो हमने टोटल नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना है जो एक यूनिट सेल में प्रेजेंट हैं. जैसे आप इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन लास्ट क्लास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से निकाल रहे थे, उसी चीज को लिख रहे हैं. एनी बोलिए बेटा. सर तो फिर जो आपने अभी कहा, तो फिर से यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेस में यहाँ पे हम एटम को कह रहे हैं, ना कि पूरे मॉलिक्यूल को जिनको भी बना रहे हैं. नहीं, हम उस पर्टिकुलर स्पीशीज को कह रहे हैं जो एक लैटिस पॉइंट बना रहा है. सपोज आप मॉलिक्यूलर क्रिस्टल पढ़ेंगे तो वहां पर एक लैटिस पॉइंट एक मॉलिक्यूल होता है. आप कोवेलेंट क्रिस्टल पढ़ेंगे तो वहां पे एक लैटिस पॉइंट एक एटम होता है. अगर आप मेटालिक क्रिस्टल पढ़ेंगे तो वहां पे लैटिस पॉइंट एक एटम होता है. अगर आप पढ़ते हैं आयनी क्रिस्टल तो वह लैटिस पॉइंट एक आयन होता है, उससे हम कैलकुलेट करते हैं. 4/, इसीलिए स्फेयर बोलते हैं. स्फेयर मींस अनआइडेंटिफाइड क्वांटिटी. इट कैन बी कैटायन, इट कैन बी एन आयन, इट कैन बी मॉलिक्यूल, इट कैन बी एटम. ओके सर. हाँ जी. अभी फिलहाल हम एटॉमिक्स लेवल पे पढ़ रहे हैं तो हम इन्हें एटम एज्यूम कर सकते हैं. हमने स्फेयर इसलिए लिखवाया है कि हम खाली एक जगह की चीज ना पढ़े, स्टैंडर्ड पढ़े कि हमने आगे चल के और क्या देखना है. राइट. लिखिए पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट्स है, इससे एससी या एससीसी भी कहा जाता है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल. In this unit cell, all atoms present on the corners, all atoms present on the corners are in direct contact with each other, are in direct contact with each other. So nearest neighbor distance,
is calculated from edge length. बेटा जो रेड वाला बॉक्स बनाया है वो आपके ड्रॉ करने के लिए बनाया है, जो पिक्चर्स ली हैं वो आपकी विजुअलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए ली है, इसलिए पहले स्क्रीन पे देखिएगा फिर ड्रॉ कीजिएगा जो लिखना हो। सो प्लीज पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन। हमने कहा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को हम ऐसे बनाते हैं जहां पर जो एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है वो एक यूनिट सेल में सिर्फ 1/8 ही आता है, राइट। हम उसे 3D में अपनी नोटबुक में बनाने के लिए 2D में ऐसे एक डिस्टेंस दिखा देते हैं, बट एक्चुअली एटम डिस्टेंस पर नहीं पड़े हैं, वो एक दूसरे के साथ क्लोज कांटेक्ट में हैं। ऑल दीज एटम्स आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर। सॉलिड स्टेट है, डिस्टेंस हो ही नहीं सकता, राइट। हम विजुअलाइजेशन इंप्रूव करने के लिए बीच में स्पेसेस क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने ये वाला बॉक्स बना रखा है, बट बेसिकली कोई स्पेस है नहीं। हम देख पाए एटम्स को, हमारी ड्राइंग इंटरमिंगल ना हो जाए, सारे एक दूसरे में इंटरपेनिट्रेटिंग ना हो जाए, इसलिए हम अलग अलग बनाते हैं। तो हमने कहा ये जो एज लेंथ है ए, इसमें एक रेडियस लेफ्ट वाले स्फीयर का, एक रेडियस राइट वाले स्फीयर का है, तो एज लेंथ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आर। 2 टाइम्स ऑफ आर को नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कहते हैं। तो जो सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में होगा सॉलिड, उसमें एज लेंथ ही नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी। Z इज द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। 8 एटम 8 कॉर्नर पे है, तो 8 इंटू 1/8 हो गया, दैट इज 1। तो रैंक ऑफ यूनिट सेल इज 1, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू A। अब हमें निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन हमने लिखा था रैंक ऑफ यूनिट सेल दैट इज 1, 4/3 pi r cube that is the volume of one sphere divided by A cube जो 2r है, 2r का क्यूब। तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास, नीचे आ गया 8 pi/6। So this value is pi/6. So pi/6 is the packing fraction of simple cubic unit cell. It is approximately 52%, 52.3 आता है। इसका मतलब वेकेंट स्पेस जो है वो 648% है। इसका मतलब अगर ये कहा जाए कि एक एलिमेंट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में है, बेशक वो हार्ड सॉलिड आपको दिख रहा है, फिर भी उसके अंदर 50% के करीब स्पेस खाली पड़ा है। When a substance is said to have simple cubic unit cell arrangement, around 50% of occupied space is vacant. Its packing fraction is 52%. सॉलिड है तो हार्ड ही होगा, सॉलिड है तो पार्टिकल इन मोशन नहीं होगा, सॉलिड है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ना के बराबर दिखेंगे, पर वो सचमुच में ना के बराबर हैं या नहीं, उसमें हमें समझना है कि ये बीच के सारे स्पेसेस खाली हो गए। ये स्पेस खाली पड़ा है, ये स्पेस खाली पड़ा है, ये स्पेस खाली पड़ा है। अगर ये क्यूब ऐसा रहा होगा तो ये स्पेस खाली पड़ा है, तो आपके पास इतना सारा स्पेस खाली है, तो स्पेस को मेजर करना, दैट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन हमें कहता है टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल is 52% of the total volume। तो जो एटम, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उसे बना रहे हैं, वो टोटल का 52% ऑक्यूपाई कर रहे हैं और 48% खाली जगह पड़ी है। नोट कीजिए, आपने ड्रॉ करना है रेड वाला बॉक्स और नोट करना है ये सब जो मैंने पेन से लिखा है। ये तो इमेज सिर्फ वैसी उठाई गई थी कहीं से। हाँ जी यश गुप्ता बोलिए। सर पर ये सब तो तब है ना कि अगर एटम स्फीयर में हो, वो तो हम अज्यूम कर रहे हैं, अगर सच में क्यूब में हुए फिर क्यूब फॉर्म एटम्स हुए तो atoms, molecules and ions all are considered to be spheres, hard rigid spheres। ओके सर।
हाँ जी आर्ची, सर मुझे रैंक समझ नहीं आया कि कैसे निकला। 8 एटम है बेटा कॉर्नर पे, और लास्ट क्लास में हमने किया था कि हर एटम की कंट्रीब्यूशन जो कॉर्नर पे होगी वो 1/8 होगी। सर हम Z is, एक मिनट में कंप्लीट कर देता हूँ। Z is the number of spheres present in a single unit cell. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल उसे कहते हैं जिसमें स्फेयर्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। सो इन दिस यूनिट सेल वी हैव एटम्स ओनली ऑन द कॉर्नर्स, इसलिए 8 कॉर्नर्स लिए, हर कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 1/8 है, इसलिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल इज 1। हाँ जी बोलिए। सर मैंने ये पूछना था कि लाइक हम एक ही स्फीयर कंसिडर करते हैं यूनिट सेल के लिए, लाइक 8/1/8, 8 × 1/8। मैं समझा नहीं आपकी बात को। हमारे पास इस यूनिट सेल को बनाने के लिए 8 स्फीयर यूज हुए हैं, राइट? एक सिंगल यूनिट सेल 8 स्फीयर से मिलकर बना है, लेकिन क्रिस्टल लैटिस में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं, तो जो एक एटम कॉर्नर पर होता है उसकी कंट्रीब्यूशन 1/8 ही यूनिट सेल में बचती है, तो जो इफेक्टिव वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा वो एक एटम के बराबर होगा। हम ये नहीं कह रहे कि उसमें एक ही एटम है, इसीलिए एक कटआउट लगाया है जो साइड पे लगाया मैंने, ये कह रहा है कि ये एक एटम का 1/8 पोर्शन है, ये एक एटम का 1/8 पोर्शन है, ये एक एटम का 1/8 पोर्शन है, ऐसे बनाया। तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स, बट ईच एटम इज कंट्रीब्यूटिंग ओनली 1/8, इसलिए जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम बचता है वो 1 बचता है। ओके सर। सर लाइक अगर हम इन 1/8 को लाइक अगर ज्वाइन कर देंगे तो एक ही स्फीयर बनेगा, तो वो बिल्कुल रैंक कंसिडर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। हाँ जी अदिति। सर इसमें जो d है वो डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर्स ऑफ स्फीयर। हाँ जी बिल्कुल, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को d लिखते हैं। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज d, which is always 2 times of r for elementary solids and radius of cation plus radius of anion for ionic solids. हाँ नोट कर लिया सबने? ये सारे आपके पास क्वेश्चंस हैं एग्जाम के, है ना? सॉलिड स्टेट इजी सा चैप्टर है अगर उसके क्वेश्चंस की बात करें, लेकिन एक इंफॉर्मेटिव चैप्टर भी है जहां पर हम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को a लिख रहे हैं, पैकिंग फ्रैक्शन को ये लिख रहे हैं। तो बेसिकली कंसेप्ट क्या है वो समझना है आपने। एग्जामिनर आपको किसी भी तरीके का यूनिट सेल दे सकता है, स्टैंडर्ड यूनिट सेल सारे क्यूबिक ही हैं जिन्हें हम स्टडी करते हैं। सेकंड हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, लिखिएगा FCC क्रिस्टल कहलाता है ये, फेस सेंटर्ड FCC। In these unit cells, one atom is present in the center of each phase. One atom is present in the center of each phase. Which means atoms on the corners do not touch each other. So nearest neighbor distance is calculated. Nearest neighbor distance is calculated across phase diagonal. सर एक बार स्टार्टिंग की लाइन रिपीट कर दो, थोड़ा मिस हो गया। बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, मैंने यहाँ पर शायद ऐसा लिखवाया होगा। There is one atom present in the center of each phase.
Due to the atom present in phase center, atoms on the corners do not touch each other. Right? Yes, sir. अभी सारे स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। मैंने साइड पे, लेफ्ट साइड पे एक ग्रीन कलर का क्यूब बनाया है जिसमें मैंने कटआउट्स बनाए हैं सारे ना। अब आपके पास ये जो एटम बीच में है फेस के सेंटर में, इसकी प्रेजेंस की वजह से ये जो एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। ये वाला सारा स्पेस खाली बचा हुआ है। ये वाले स्पेस में हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो ये एटम डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। इसलिए हम सॉलिड को कॉर्नर टू कॉर्नर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस नहीं दे पाएंगे। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कहता है, नियरेस्ट मतलब सबसे नजदीकी पड़ोसी जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। तो हम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कहां से देखते हैं? यहां से देखते हैं। दिस इज अ फेस डायगोनल। तो इसमें एक रेडियस इसका आ जाता है, दो रेडियस इसके आ जाते हैं और एक रेडियस इसका आ जाता है। इसी को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, एक लाइन बनाई AC, दैट इज फेस डायगोनल। अब बेसिकली क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो AC की लेंथ क्या होगी? √2a। वैसे भी आप सभी जानते ही होंगे स्क्वायर में डायगोनल की वैल्यू क्या होती है? √2 टाइम ऑफ साइड, राइट? तो हमारे पास AC की वैल्यू आ गई 4r। अब क्योंकि AC के अक्रॉस 4 रेडियस हैं तो AC की वैल्यू 4r भी है और √2a भी है। तो दोनों को आपस में इक्वेट किया तो मेरे पास r की ये वैल्यू निकल कर आई। तो मेरे पास इस तरह से इस वैल्यू को मैं चेक कर सकता हूं। अब यहां से मेरे पास नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आ जाएगा। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ r। इसका मतलब ये हो गया √2a/2। √2a/2 को मैं a/√2 लिख सकता हूं। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज a/√2। सिंपल क्यूबिक में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d था, a था, यहां पर वो जो है वो a/√2 है। तो कौन सा ज्यादा कॉम्पैक्ट हुआ? अगर मेरे पास एज लेंथ दोनों की बराबर है तो FCC ज्यादा क्लोज है या सिंपल क्यूबिक ज्यादा क्लोज है? बोलिए। FCC ज्यादा क्लोज है क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है वो 0.707 टाइम्स ऑफ a है, राइट? सो अगर एज लेंथ बराबर हो तो ये अरेंजमेंट ज्यादा कॉम्पैक्ट है। इसकी Z वैल्यू हो गई 8 × 1/8 फ्रॉम द कॉर्नर एंड 6 आर द फेस सेंटर्स। तो मेरे पास 6 × 1/2 दैट इज रैंक इज 4। अब रैंक 4 है तो मैं पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करूंगा। पैकिंग फ्रैक्शन इज 4 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय a³। a³ का मतलब क्या है? 2√2a, 2√2r। सो इट इज 2√2r का क्यूब। जब इसे मैं सॉल्व करता हूं तो 74% आ जाता है। तो जो फ्री स्पेस है, वेकेंट स्पेस है, वो 26% है। दिस इज द हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी इन एनी सॉलिड्स अरेंजमेंट। तो आपके पास FCC अरेंजमेंट को क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ क्यूब कहा जाता है। इसका पैकिंग फ्रैक्शन 74% है। इसका मतलब जब हम कहते हैं एक सॉलिड जो है वो बेस्ट पैकिंग के साथ है तो भी वो अपने वॉल्यूम का सिर्फ 74% ही ऑक्यूपाई करेगा, 26% जो है वो फ्री स्पेस रहेगा। तो सॉलिड स्टेट में पैकिंग फ्रैक्शन कंसेप्ट कहता है कि एक सॉलिड का मैक्सिमम 74% ऑक्यूपाइड है और 26% वेकेंट स्पेस है, राइट? रेड वाला बॉक्स आपने ड्रॉ करना है, बाकी इंफॉर्मेशन लिखनी है। हाँ जी, समझ आया AC 4R कैसे लिया और AC √2a कैसे लिया? इसमें यही इंपॉर्टेंट है, रेस्ट तो सब कन्वर्जन ही है।
आपको उस लाइन को अंडरलाइन कर लेना चाहिए, द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज स्टडीड अक्रॉस फेस डायगोनल। अगर ये ध्यान रहेगा तो कभी गलती नहीं करोगे। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच नहीं करते। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस फेस डायगोनल के अक्रॉस स्टडी किया जाता है। हाँ जी, क्लियर है। तो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है ये आपने समझ लिया है ना। पैकिंग फ्रैक्शन हम यहाँ कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, बट डज नॉट मीन्स कि पैकिंग फ्रैक्शन यही फॉर्मूला आएगा, कुछ भी आ सकता है। Z into volume of constituent particle divided by volume of unit cell, that is packing fraction, right? तो अब वहां पर सिचुएशन टू सिचुएशन हो सकता है कोई एग्जामिनर कुछ और चेंज करके दे दे। आर्यन बेरी कौन सा रह गया यूनिट सेल क्यूब का? कितने यूनिट सेल पड़े थे क्यूब में? 4 सर। 3। क्यूब में 3 ही होते हैं, एंड फेस सेंटर ऑर्थोरोम्बिक में होता है। तो तीसरा कौन सा रह गया? बॉडी सेंटर। सिंपल क्यूबिक हो गया, फेस सेंटर हो गया, नाउ वी विल मूव टू बॉडी सेंटर, राइट? चलिए लिखिए। In this unit cell, one atom is present. One atom is present in the center of unit cell. So atoms on the corners. So atoms on the corners are in direct contact with each other. Are in direct contact with each other across body diagonal. Across body diagonal. अब वही सेम चीज बेटे यहां पर है।
जब हमने ये एटम का फेस बनाया, इस फेस में ये स्पेस खाली बचा हुआ है, इस स्पेस में यहाँ पर सब कुछ खाली है, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। सो एटम्स आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर अक्रॉस अ बॉडी डायग्राम। पहले हम z निकालेंगे, z विल बी 8 into 1/8 + 1 that is 2। इसमें आप ये जो मैंने ACD बनाया ये क्वाइट क्लियर है, तो इसमें अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इसी को ले लेंगे। इसमें AD जो है वो क्यूब का डायगोनल है। बता सकते हैं बॉडी डायगोनल की वैल्यू क्या होती है? जैसे भी फेस डायगोनल √2a लिया था, बॉडी डायगोनल क्या होता है? √3a। वेरी गुड। सो AD इज इक्वल्स टू √3a। अब इस AD के अक्रॉस ही 4 टाइम्स ऑफ रेडियस है। इसका मतलब है आपके पास 4r इज इक्वल्स टू √3a। हमारा पर्पस नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालना है, जो d होता है 2 टाइम्स ऑफ r। तो ये हो गया √3a/, इसका मतलब हो गया 0.866 टाइम्स ऑफ a। अब पैकिंग फ्रैक्शन जब निकालूंगा, z वैल्यू 1, 4/3 πr3, z वैल्यू 2 सॉरी, डिवाइडेड बाय r, दैट इज 4r/√3 का क्यूब। ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 68% आ जाती है और वेकेंट स्पेस 32% हो जाता है। तो अगर एक सब्सटेंस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में होगा तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन जो होगा वो 68% होगा और वेकेंट स्पेस जो होगा वो 32% होगा। तो इसका मतलब क्लोजेस्ट अरेंजमेंट कौन सा हुआ? दैट इज फेस सेंटर। और आपके पास सबसे लूज अरेंजमेंट कौन सा हुआ? सिंपल क्यूबिक। बॉडी सेंटर लाई बिटवीन द टू लिमिट्स। नोट कीजिए सर। हाँ जी सर A = D है ना? नहीं 2r इज इक्वल्स टू d है। सर फिर वो यूनिट SC में होएगा सर? हाँ वो सिर्फ SC में होगा। ओके सर। हम ये सारे में यही तो कोशिश कर रहे हैं ना कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकाल लें हम, कितना होगा। यश आप एक और आईडी से एंटर करें। यस सर। ओके नहीं एग्जिट हो गया, हो नहीं पाया, जरा दोबारा ट्राई कर लो। यस। सर हाँ जी बेटा। सर आपने पैकिंग फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? 4/3 4r/√3 का क्यूब। a क्यूब होता है ना बेटा, a क्यूब की वैल्यू क्या आ गई? 4r/√3। यस सर। 4r/√3 का क्यूब।
सर वो नीचे वाली डॉटेड लाइन से क्या रिप्रेजेंट करा है आपने इस वो फिगर में? एक इमेजिनरी लाइन ले ली AC, ताकि अगर कैलकुलेशन करना पड़े तो ये √2a आ जाएगी और ACD एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ओके सर। CD की वैल्यू a आ जाएगी बेटा, AC की वैल्यू √2a आ जाएगी। हाँ जी, क्लियर हो गया? एक टेबल फॉर्म में हम बना सकते हैं कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस in simple cubic arrangement is equals to a, in BCC arrangement is 0.866 of a, and in FCC arrangement is 0.707 times of a. Nearest neighbor distance important tool है। इसके बाद मेरे पास पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूब में जो है वो 0.52 है, BCC में जो है वो 0.68 है और FCC में जो है वो 0.74 है। तो हमने एक जगह पे लिख के रख लिया ताकि हम इसको याद रख सकें, राइट? तो अगर मेरे पास रेडियस की बात करेंगे या एज लेंथ की बात करेंगे तो ये सिंपल क्यूबिक में 2 टाइम्स ऑफ r होगा, BCC में ये 4r/√3 होगा और FCC में ये 4r/√2 होगा। मैं इसको 2√2 भी लिख सकता था, पर मैं चाहता हूं आप ऐसे याद रखोगे तो 2-3 चीजें और याद रह जाएंगी, राइट? तो आपके पास ये आपका ओवरऑल कंक्लूजन आ गया इस आर्टिकल का कि हमारे पास 3 अरेंजमेंट है। इन तीनों अरेंजमेंट पे क्वेश्चन हमसे BCC FCC पर पैकिंग फ्रैक्शन पे पूछे जा सकते हैं, एज लेंथ पे पूछे जा सकते हैं। सो हाउ वी कैन कंक्लूड इट, राइट? नोट कीजिए, टेबल फॉर्म ही बनाइएगा ताकि याद रखना आसान रहे। सो दिस इज अबाउट द अरेंजमेंट्स, हमने क्या क्या करने हैं। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स in 10 gram of a metal if it has FCC arrangement
and mass number is 74. करिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप नंबर ऑफ यूनिट सेल बताइए 10 ग्राम ऑफ मेटल में कितने होंगे अगर वो एफसीसी अरेंजमेंट शो करता है और उसका मास नंबर 74 है। जिसको आइडिया हो कि हाँ मैं ऐसा सॉल्व कर सकता हूँ वो डिस्कस कर सकता है क्लास में। नहीं, एफसीसी अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है यश गुप्ता? लवन्य, एफसीसी अरेंजमेंट मींस? सर मतलब 8 1/8 atoms. FCC arrangement means atoms are present on corners as well as space center. तो इसके एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं? अभी लिखा Z रैंक ऑफ यूनिट सेल कितना लिखा बेटा? 4। वेरी गुड। रिया कुछ पूछना है, बताना है? नहीं सर, यही बताना था बस। फाइन। हमारे पास क्योंकि FCC अरेंजमेंट है सो Z वैल्यू इज 4। तो हम क्या कहेंगे, पहले हम नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम्स। कितने एटम्स होंगे? 10/74 into Avogadro number. So there are 4 atoms present in one unit cell. So number of unit cells in 10/74 into Avogadro number will be, so it is 10/74 into Na/4 number of unit cells. समझ आया क्या किया? नहीं आया? सर नहीं आया। हमने कहा हमारे पास एक यूनिट सेल, सिंगल यूनिट सेल में 4 एटम हैं। ये पता है नहीं पता है? यस सर। फाइन। तो हमने कहा हम पहले पता लगाते हैं कि 10 ग्राम में कितने एटम हैं। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं? गिवन वेट बाय मास नंबर इनटू एवोगैड्रो नंबर, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो मेरे पास 10 ग्राम में एटम्स कितने हैं? 10/74 इंटू Na। अब क्योंकि 4 एटम्स एक यूनिट सेल में हैं तो गिवन नंबर ऑफ एटम कितने यूनिट सेल्स में होंगे वो हमने कैलकुलेट कर लिया। समझ आई बात? अभी भी नहीं आई? हाँ जी, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं समझ में आई? डोंट हेजिटेट इन आस्किंग। मुझे बताइए कौन सी लाइन कंफ्यूज कर रही है आपको? लास्ट लाइन। बेटा हमने कहा हमारे पास 4 एटम मिलाकर एक यूनिट सेल बनाते हैं, तो हमारे पास जो गिवन नंबर ऑफ एटम है वो कितने यूनिट सेल बनाएंगे, राइट? हमसे पूछा गया था आप बताइए 10 ग्राम मेटल में कितने यूनिट सेल हैं अगर वो मेटल एफसीसी अरेंजमेंट फॉलो करता है। तो हमने कहा सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि 10 ग्राम मेटल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, उसके बाद ही हम बाकी काम कर सकते हैं। तो हमने एटम निकालने के लिए गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट इनटू एवोगैड्रो नंबर किया। तो हमारे पास ये एक डेटा आ गया। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 10 × 6 60 हो गया, 60 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 74 × 4।
दीज आर द यूनिट सेल्स। तो अगर मेरे पास एक सिंगल यूनिट सेल में 4 एटम हैं तो गिवन नंबर ऑफ एटम कितने यूनिट सेल बनाएंगे। अब इसके बाद आप लोग पूछेंगे सामने से तो ज्यादा बेटर समझा पाऊंगा कि क्या कौन सी लाइन में कौन सा वर्ड आपको परेशान कर रहा है। हाँ जी बेटा, किसी को कुछ कंफ्यूजन है अभी भी? चलो चेक करते हैं, क्वेश्चन देते हैं तभी पता चलेगा कंफ्यूजन है नहीं है। सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इधर उधर डाटा ही चेंज करके दे रहा हूँ। एक आधी चीज बढ़ा भी लेता हूँ, सेम क्वेश्चन पूछ के क्या करूंगा। Certain metal has mass number 42 and it follows BCC arrangement. If its radius is 180 picometer, calculate number of unit cells in 2.1 milligram edge length of unit cell and packing fraction. Packing fraction. तो हमने बेटा इस क्वेश्चन में सारे ही पार्ट डाल दिए जो भी अभी तक पढ़ा था आपने, राइट। तो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं और हमें पता लगाना है कि उसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा। पैकिंग फ्रैक्शन तो 68% ही होगा, उसको निकाल के क्या करेंगे। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस लिखते हैं लास्ट में, पैकिंग फ्रैक्शन काट दीजिए, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अब जितनों को पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ी बहुत भी तकलीफ है वो इसको जरूर चेक करें, अपने आप निकालें, मेरी खाली वेट नहीं करें ना, ताकि पता चले कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालने हैं, उसमें गड़बड़ ना हो। रिया, बीसीसी में एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे? 2। वेरी गुड। अदिति, 2.1 मिलीग्राम में नंबर ऑफ एटम कैसे निकालूंगा? Sir, 2.1 into 10 to the power minus 3 by 42 into Avogadro number. वेरी गुड। सो नंबर ऑफ एटम के लिए मैं मोल्स की सपोर्ट लूंगा, चाहूं तो मैं इसी स्टेज पे कैलकुलेशन कर ही सकता हूं, तो कर लेते हैं, तभी आगे चलते हैं।
तो मेरे पास 3 × 10⁻19 एटम्स आ गए। ये एटम्स कहां पर प्रेजेंट हैं? 2.1 मिलीग्राम में। अब हम क्या करेंगे? 2 एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 unit cell. So 3 × 10⁻19 atoms would be present in 1.5 × 10⁻19 unit cell. इस क्वेश्चन को पूछने का एम क्या होता है? आपको विजुअलाइजेशन देना कि कितनी छोटी चीज यूनिट सेल है। ऐसा मत सोचिए कि हम बड़े बड़े बॉक्सेस नोटबुक में बना रहे हैं तो ये कोई ह्यूज सी चीज होगी। आपके पास वेट कितना है? 2.1 मिलीग्राम, वेरी वेरी स्मॉल। आप फील भी नहीं कर पाओगे आपके हाथ में 2.1 मिलीग्राम है, लेकिन उसमें भी 10⁻19 यूनिट सेल्स हैं। तो इसलिए सरफेस ऑफ यूनिट सेल्स को ना चेक करें, जो बीच में यूनिट सेल है वही सब कुछ है आपके लिए। हाँ जी, सबको समझ में आया? अंश बोलिए। सर, जो हाँ जी। आपने नंबर ऑफ एटम्स निकाले हैं उसमें 42 × 2 नहीं आएगा? नहीं बेटा, नंबर ऑफ एटम्स तो मैंने 2.1 मिलीग्राम में निकाले हैं ना। तो आपके पास जितने भी मास था उसका 2.1 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम तो मोल कंसेप्ट से लगाए ना हमने, दैट इज गिवन वेट बाय ग्राम एटॉमिक वेट इनटू एवोगैड्रो नंबर। पिछले वाले में क्या कह रहे थे आप? पिछले वाले में आपने किया है ना 10/74 × N/4। अपॉन 4 किया ही नहीं बेटा, वो तो लास्ट में किया था, तो इसके लिए किया था। अच्छा। यूनिट सेल के लिए। हाँ, नंबर ऑफ एटम्स के लिए नहीं किया बेटा। हाँ जी, ओके। हाँ जी यश गुप्ता। सर हम डायरेक्टली मास से नहीं कर सकते? 84 ग्राम एक यूनिट सेल में है, तो फिर 2.1 मिलीग्राम कितने में होगा? 84 ग्राम एक यूनिट सेल में, समझे नहीं? सर क्योंकि 2 एटम्स और एटॉमिक मास 42 है ना। एटॉमिक मास 42 ग्राम में है, वो एवोगैड्रो नंबर का मास है, एक एटम का मास थोड़ी ना। अच्छा ठीक है। हाँ जी अंश, कुछ रह गया अभी? पहले का हैंड रेज है, पहले का ही होगा। हाँ जी अंश। सर पहले का ही। ओके ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। हर्षिता, एज लेंथ का क्या रिलेशन आएगा? सर 4r/√3, क्योंकि हमारे पास एज लेंथ के लिए बीसीसी यूनिट सेल को फॉलो करना है। इसका जो रेडियस है वो 180 पिकोमीटर्स है, तो 4 × 180 डिवाइडेड बाय √3 1.732। तो हाउ वी कैलकुलेट द क्वेश्चन, हाउ वी सॉल्व इट? सबसे पहले हमारा फोकस होगा अरेंजमेंट क्या है। अरेंजमेंट के बाद ही हम बाकी सब चीजों की तरफ ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि अरेंजमेंट हमें बताएगा रिलेशनशिप क्या आना है। तो इसका मतलब यहाँ पर एज लेंथ आ गई 415.7 पिकोमीटर। राइट। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है? 2 times of r always. So it is 2 times of 180, that is 360 picometers. सर डी को हम 0.866 ए लगा के भी कर सकते हैं। हाँ जी सर डी को हम 0.866 ए लगा के कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपके पास 415.7 डिवाइडेड बाय 0.866, ये मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई होगा। हाँ जी अक्षा। सर जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है वो 4r नहीं था? नहीं, 2 times of r. Nearest neighbor distance is always 2 times of r, irrespective solid कैसा भी हो।
Yes, राइट। sir. नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। सर मुझे भी कंफ्यूजन है 4R और 2R में। बेटा 4R तो एक लेंथ है जिसकी वैल्यू है, आपने यहाँ पर लिखा है ये जो AD लेंथ है वो 4R है, लेकिन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमने स्टार्टिंग में लिखा था दैट इट इज ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ R, सॉलिड कोई भी है इसकी वैल्यू हमेशा 2 टाइम्स ऑफ R ही रहेगी, राइट। हाँ जी हर्षिता। सर मुझे भी एज लेंथ में समझ नहीं आ रहा, मतलब कैसे क्या नहीं समझ में आ रहा है बेटा? सर जैसे ये 4R/√3 BCC का निकला, ये कैसे निकला है? ये जो निकाला हमने लिखे होता है, टेबल बनाया है ना, ये डिराइव किया है, ये डेरिवेशन याद रखनी है तभी तो आगे फॉलो करेंगे। यह लिखा है 4R इज इक्वल्स टू √3, तो एज लेंथ की वैल्यू क्या होगी 4R/√3, राइट। क्लियर है बेटा? ये आज ही किया है ना, तो अभी फॉर्मूले तैयार नहीं है ना, तो मैं तो साथ साथ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ कि वो जो वैल्यूज आपने निकाली हैं वो आप कैसे यूज करेंगे, ताकि यूज करना साथ साथ सीख लें हम ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट रेडियस ऑफ एटम if metal forms simple cubic unit cell with edge length of 240 picometer, करिए बेटा। इस क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं है, तो सीधा सा फॉर्मूला ही सर लाना। 120 पिकोमीटर। 120 पिकोमीटर, वेरी ट्रू, जस्ट हाफ ऑफ इट। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पे क्या एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा आपसे? बिल्कुल नहीं पूछेगा, उसे पता है इसमें पूछूंगा क्या है, तो सीधा सीधा काम, राइट। सो हियर रेडियस इज a/2, सो हमारे पास ये आ गया 240/2, 120 पिकोमीटर, राइट। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ये बॉडी सेंटर्ड पे पार्ट है? नहीं, बॉडी सेंटर का तो कोई लेना नहीं, वो तो आर्टिकल खत्म हो गया, वो तो गई थर्ड टाइप। फर्स्ट था सिंपल क्यूबिक, सेकंड था फेस सेंटर, थर्ड था बॉडी सेंटर। अच्छा ठीक है सर। नेक्स्ट आर्टिकल है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिर्फ इसलिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, वैसे आप सबको आता ही है। डेंसिटी सब जानते हैं, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। अब हमारा जो यहाँ टारगेट है वो मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है। मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? सबसे पहले तो एक एटम का मास, एक एटम का मास हो गया एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर multiplied by number of atom in a unit cell, that is Z. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि हम सब कुछ क्यूब करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A³ हो गया, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया Z into M divided by A³ into N. So this is a simple formula of density of unit cell. तो अगर कोई डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल आपसे पूछता है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब इस फॉर्मूले में आपको जरूरत किस चीज की पड़ेगी? एक
ए और आर का रिलेशन क्या है, एज लेंथ और रेडियस का। लेकिन उससे पहले चाहिए क्या मुझे, जेड, क्योंकि जेड मुझे बताएगा वो सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर है या फेस सेंटर है। जेड की वैल्यू 1 है तो सिंपल क्यूबिक है, जेड की वैल्यू 2 है तो बीसीसी है, जेड की वैल्यू 4 है तो एफसीसी है। राइट, नोट कीजिए। बेटा डेंसिटी के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके पास ए की वैल्यू पिकोमीटर में, इफ ए इज एक्सप्रेस्ड इन picometer, so 1 picometer means 10 to the power minus 10 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड नोशन क्या है डेंसिटी का, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो जब आप कहीं भी डेंसिटी यूज करते हैं तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करते हैं। तो आपके पास डेंसिटी के फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब यूनिट्स क्या हो जाएंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा तो हमने ए को किसी वैल्यू में एक्सप्रेस नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला लिखा। अब हम चाहते हैं कि ए स्टैंडर्ड जिस फॉर्म में दिया होता है और जिस फॉर्म में हमें चाहिए होता है उसका रिलेशन क्या है। ए स्टैंडर्ड जो है वो पिकोमीटर में दिया है, आपको इसलिए लिखवा दिया है, हो सकता है एंगस्ट्रॉम में दिया हो, तो 10 टू द पावर माइनस 30 नहीं आएगा, 10 टू द पावर माइनस 24 आएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है सेंटीमीटर का उसका रिलेशन क्या है। पर डेंसिटी स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर है, फॉर्मूला ये, इसमें तो कुछ मेरा समझाने जैसा है नहीं, पर कई बार क्लास में किया नहीं होता तो बच्चे घर पे खुद करते भी नहीं है, तो इसलिए लिखवा दिया है। इसमें दिक्कत कब आएगी, जब ए निकालना होगा डेंसिटी से, तो आपको क्यूब रूट निकालना होगा, और क्यूब रूट निकालने का बेस्ट तरीका लॉग और एंटी लॉग है। तो लॉग और एंटी लॉग की अच्छी प्रैक्टिस चाहिए ताकि आप एज लेंथ को कैलकुलेट कर पाओ अगर डेंसिटी गिवन है। राइट, लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट density of a metal if its mass number is 60 and it follows FCC arrangement with edge length of 200 picometer.
करिए। आर्चीज क्वेश्चन में Z क्या लेंगे? 2 FCC है 4 4 4 sorry Z for FCC is 4. सर हाँ जी सर आपने डिनोमिनेटर में 2 × 10⁻³ वहां से लिया है ना कि FCC है तो A होएगा 4R/√2 का होल क्यूब। ये पर एज लेंथ ही दिया हुआ ना यहाँ पे, तो मैं रेडियस क्यों लूंगा? जब मुझे एज लेंथ डायरेक्टली गिवन है तो मैं रेडियस क्यों लूं बेटा? यस सर। तो फिर सर हमारा वो 200 तो फिर वो कैसे होगा 200⁻³ आपके एज लेंथ की वैल्यू हो गई 200 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, है ना? इसको मैंने लिख दिया 2 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो A³ की वैल्यू हो गई 2 × 10⁻�8 का क्यूब। ओके सर। वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी? क्या वैल्यू आ रही है? सर 50 सेंटीमीटर। हाँ वही आ रही थी मेरे पास भी ना, मैं सोच रहा बहुत ज्यादा हो गई, पर चलो जो डाटा है वो तो डाटा है। अमोल आपकी कैसे आई थी ये वैल्यू? वो गलत कर यश गुप्ता आपकी बड़ी वाइड सी आई, क्या हुआ? कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। वो इतनी बड़ी मिस्टेक है? नहीं सर, मैंने वो कहते हैं NA भी नहीं लिया नीचे। ओके हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया कंसेप्ट क्या है? सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी एंड हाउ वी हैव टू वर्क। तो आज हमने जो इम्पोर्टेंट चीजें अभी तक की उसमें हमने समझा कि हमारे पास मेटल जो है वो किस तरह से अरेंज होता है, उसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है, उसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और एज लेंथ का रिलेशन क्या है। सबसे पहली चीज जो आप सबने रिवाइज करनी है, खुद को समझानी है कि अगर कोई अरेंजमेंट आपको दिया है, सिंपल क्यूबिक है, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एज लेंथ के अक्रॉस होगा। FCC है तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस फेस डायगोनल के अक्रॉस होगा, और BCC है तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बॉडी डायगोनल के अक्रॉस स्टडी होगा। सो वेयर वी हैव टू स्टडी दैट अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? उसके बाद हमने फाइनल कंक्लूड करके उसे याद करने की कोशिश करनी है
ताकि हमारा टाइम सेव हो। अगर एज लेंथ सारों की बराबर हो तो आपके नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस सबसे कम एफसीसी में है, उससे ज्यादा बीसीसी में है, सबसे ज्यादा सिंपल क्यूब में है। सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट मोस्ट लूजली बॉन्डेड अरेंजमेंट है, जिसका तकरीबन 50% खाली रहता है सॉलिड है कॉम्पैक्ट है, पर बहुत सारी खाली जगह पड़ी है। और बीसीसी अरेंजमेंट सेकंड नंबर पे है 68%, और हाईएस्ट पैकिंग फ्रैक्शन एफसीसी में देखने को मिलता है, दैट इज 74%, राइट। डेंसिटी के फॉर्मूले में ज्यादातर गलती जो बच्चे करते हैं वो ए क्यूब के यूनिट लेने में ही है। आपने फॉर्मूला लिखा है Zm अपॉन ए क्यूब इंटू Na, लेकिन डेंसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर आप ए को अपने आप चेंज कर सकते हो, बेस्ट है सेंटीमीटर में करना है। नहीं कर सकते हो तो आपको मैंने लिख कर दे दिया कि अगर ए पिकोमीटर में दिया हो तो 10 टू द पावर -30 से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर, अपने आप ही पिको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? लिखिए आगे। Arrangement in ionic solids. Arrangement in ionic solids. In case of ionic solids, cations and anions are two different particles having two different sizes. Bigger size ion forms lattice and smaller size ion is present in the void. Which means size of void and coordination number of void is significant in ionic solids. आयनिक सॉलिड्स वो सॉलिड्स हैं जिसमें आपके पास एक कैटायन एक एनायन है। अभी तक आप एलिमेंट्री सॉलिड कर रहे हो, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो जितना साइज एक एटम का होगा उतना ही साइज दूसरे एटम का होगा, दोनों का साइज बराबर है, तो वो लैटिस में डायरेक्टली पड़े हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड की, तो कैटायन और एनायन का साइज सेम नहीं हो सकता। कैटायन और एनायन का साइज सेम नहीं हो सकता, तो एक कैटायन को एनायन ने, एनायन को कैटायन ने सराउंड करना है, तो वहां पर जो अरेंजमेंट होता है वो वॉइड से डिसाइड किया जाता है। वॉइड का साइज क्या होगा, उस वॉइड में, वॉइड क्या होती है, खाली जगह, तो स्फेयर्स के बीच में जो खाली जगह बच गई वो डिसाइड करेगी कि अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड क्या देखने को मिलेगा। आपके पास कैटायन कहाँ होगा, एनायन कहाँ होगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास वॉइड का साइज क्या है, कैटायन को और एनायन को कहाँ पर आना चाहिए। तो वॉइड के बेसिस पर ही इस आयनिक सॉलिड्स को डिसाइड किया जाता है।
आयनिक सॉलिड के अरेंजमेंट को वॉइड के बेस पे डिसाइड किया जाता है। लिखिए आगे। देयर आर 3 important types of voids. Tetrahedral void, octahedral void, and cubic void. तो बेटा हम अगली क्लास में इन आयनिक सॉलिड्स को पढ़ेंगे। आपको एक आइडिया दे दिया है ताकि ये ना हो कि आप टेक्स्ट पढ़ें और कहीं आप कंफ्यूज होते रहें कि नई चीज क्या आ गई है। तो वॉइड क्या चीज है? एक स्पेस है खाली जहां पर एक एटम को प्लेस करना है। अभी तक एटम बराबर के साइज के थे तो वॉइड स्पेस में किसी चीज की जरूरत नहीं। आपको दिखा रहा हूं, सिर्फ अभी लिखना नहीं है हमने। ये हमारे पास ट्रायगोनल वॉइड है। तो जो वायलेट कलर से बनाए हैं वो बड़े स्फीयर हैं, जो रेड कलर से बनाया है वो छोटा स्फीयर है। तो जो बीच का स्पेस है वो खाली बच गया, लेकिन जो छोटा स्फीयर है वो बीच के स्पेस में फिट हो सकता है। तो उसकी साइज क्या होगा, उसकी डायमेंशन क्या होगी, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, वो डिसाइड करेगा। ट्रायगोनल वॉइड सिर्फ पढ़ने के लिए जनरली होते नहीं है, इसलिए मैंने लिखवाने में नहीं लिखवाया है, पर आपको पढ़ाएंगे कि अगर ट्रायगोनल वॉइड पूछा है तो क्या लिखना है। मेन वॉइड होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड है जहां पर 3 के ऊपर एक स्फीयर रखा है, बीच में रेड कलर का एक अलग साइज का आयन होता है। उसके बाद है ऑक्टाहेड्रल वॉइड जहां पर 6 एटम के सेंटर में कॉमन पॉइंट जो है वो वॉइड का है। और फाइनली वी हैव अ क्यूबिक वॉइड बॉडी सेंटर। तो जो पर्पल वाले एटम्स हैं, जो वायलेट वाले एटम्स हैं, वो बड़े साइज के हैं और जो ग्रीन वाला है वो छोटे साइज का है। यहाँ बड़े साइज का दिख रहा है क्योंकि हमने यूनिट सेल बड़ा बनाया है, बट बेसिकली इट इज अ वाइड स्पेस। तो वाइड स्पेस इज स्मॉलर इन साइज। तो अगली क्लास में हम आयनिक सॉलिड्स के अरेंजमेंट को पढ़ेंगे जिसमें वॉइड का अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? एलिमेंट्री सॉलिड। हमने पढ़ा कि हमारे पास जो एटम कॉर्नर पर है वही एटम सेंटर में है। यहाँ सारे जो हैं वो ब्लू कलर हैं, कॉर्नर और सेंटर में कोई फर्क नहीं है। यहाँ कॉर्नर और फेस सेंटर में कोई फर्क नहीं है, यहाँ कॉर्नर सारे एक बराबर है। ये एलिमेंट्री सॉलिड है, सोडियम, पोटाशियम, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, वेयर ऑल एटम्स आर सेम। लेकिन वॉइड्स में एटम सेम नहीं रहेंगे, एटम्स का साइज चेंज होगा। क्लियर हो गया? तो हमारे पास कैटायन और एनायन के अरेंजमेंट के बेस पर करना। तो अभी आपने आज की क्लास के बाद तो आपने सिर्फ डेंसिटी के फॉर्मूले तक तैयार करना है, सबको याद करना है, फिर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बीसीसी में क्या लिखूं और एफसीसी में क्या लिखूं। याद करो उसे। 4r/√2 है, 4r/√3 है, पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, तो ये सारी चीजें आपकी रेडी होनी चाहिए। क्लियर?